हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जो क्लास है आज हम उसमें मेनली पढ़ेंगे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके विषय में, क्योंकि हमने लगभग आय को पढ़ा कि हम आय क्या होती है। तो जो हम कमाते हैं, जो हमारे पास पैसे होते हैं, वो हमारी आय होती है। बचत क्या होती है, व्यय क्या होता है, तो हमने बताया जब इस आय को खर्च करते हैं वो हमारा व्यय होता है। और बचत क्या होती है, जब हम आय में से व्यय कर देते हैं, मतलब जो हमारी मान लो 20,000 आय थी, उसमें से हमने मान लो 18,000 खर्च कर दिया, तो 2,000 बचा, वो क्या होगा, हमारी बचत हो गई। अब ये हमने जो बचाया है 2,000, अब इसको हम क्या हमेशा जीवन भर अपने पॉकेट में रखे रहेंगे? नहीं, उसके लिए क्या करना होगा कि हम कहीं उसे इन्वेस्ट कर दें, जिससे क्या होता है हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा लाभ भी प्राप्त होता रहे। एक्स्ट्रा लाभ में मतलब ब्याज वगैरह हमें मिलता रहे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो होगी मेनली इन्वेस्टमेंट की होगी। तो बचत क्या होती है, ओके, क्योंकि बचत का ही हम यहाँ पर विनियोग करेंगे। तो बचत हमने बताया था, जो कुल आय में से हम माइनस कर देते हैं व्यय को, तो बराबर क्या बचती है, बचत बचती है हमें। ठीक है, ऐसे ही विनियोग क्या होता है, बचत प्लस ब्याज लाभांश। जब हमें मतलब जो बचत थी हमारी, यहाँ पर हमने खर्च किया तो हमारी क्या हुई, बचत हुई। मैं ये सैलरी में कुछ पैसा बच गया, वो बचत थी। प्लस हमने बचत को भी क्या करा, कहीं जमा कर दिया, चाहे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, मतलब एफडी बनवा ली, LIC की कोई पॉलिसी ले ली, अब उस पर भी हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, बचत, और बचत के ऊपर हमें जो लाभ मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, या हमने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन बहुत सोच समझ के आज के समय में पैसा भी लगाना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए, लेकिन एक बार पूरी जानकारी लेने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो हम चाहेंगे सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ लोग तो स्टार्टिंग में आते हैं, वो मैं नोटिस करती हूँ लाइक तक नहीं करते हैं, और बकाया बहुत से जो हमारे बच्चे हैं जो काफ़ी हमें कमेंट वगैरह भी करते हैं, मतलब बाकी में वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मैं नोटिस करती हूँ उन लोगों को। तो वो लोग तो खैर हमें पता है लाइक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो भाई ये इतना मेहनत इस समय में आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, 1-1 घंटे की क्लास दे रहे हैं, तो कम से कम इतना तो हमें आप दे ही सकते हो। एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमारी क्लास लास्ट में थोड़ी छूट गई थी, तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, वही पेज था, आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर वीडियो देखी है आपने, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस वो हमारी बेटी सो के उठ गई, तो हमने सोचा आप एंड कर दें, नहीं तो वो रोती बीच में तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो लाभ हेतु जो धन लगाया जाता है, मतलब लाभ के लिए जो धन लगाया जाता है, वह विनियोग कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में विनियोग का अर्थ उन वस्तुओं को क्रय करना है जिससे व्यक्ति को लाभ हो, या उत्पादक वस्तुओं के क्रय में लाभ हो, लाभ हेतु धन लगाना, या व्यापार में पूंजी लगाना, या ये क्या होता है, लगाना ही क्या होता है, विनियोग कहलाता है। इससे व्यक्ति की पूंजी जो कैपिटल होती है के साथ ब्याज या लाभांश के रूप में लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, लाभ हेतु जो धन लगाया जाता है वो विनियोग कहलाता है। जैसे हमारी जो बचत थी, तो हमने क्या किया, उससे कोई ज़मीन खरीद ली। अब आप ज़मीन खरीदोगे, मान लो आप उसमें खेती भी करते हो, कहने के लिए, वैसे मान लो शहर में खरीदते हो घर मकान के लिए, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, मान लो जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा था, आपका मकान था है, आप रह रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो आपके पास पैसे बचे, आपने क्या किया, ज़मीन खरीद ली। अगर गाँव का एरिया है या फिर कृषि वगैरह होती है उस क्षेत्र में, तो आप कृषि से भी पैसा कमा सकते हो, और हर साल उस पर कहीं ना कहीं पैसा ज़मीन पर बढ़ता है। तो ये क्या, आपने एक सही निवेश किया। ठीक है, या फिर आपने ज़मीन ले ली, शहर वगैरह में है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, तो आपने क्या किया, उस पर उसे रेंट बनाकर रेंट पर उठा दिया। ठीक है, या फिर उसमें दुकानें निकलवा दी, उसका किराया आपको काफ़ी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी जो बचत हुई उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, तो यही आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इतना मैंने शब्दों में बता दिया, बकाया तो बहुत कुछ लिखा है, तो मेन चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। विनियोग के रूप जो होते हैं वो कितने होते हैं, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं। एक तो होता है आपका अल्पकालीन विनियोग, ठीक है, दूसरा होता है आपका दीर्घकालीन विनियोग, और तीसरा आपका क्या होता है, जीवन भर के लिए विनियोग। जैसे हम LIC की कोई पॉलिसी लेते हैं, तो ये लगभग जीवन भर के लिए हम ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमें अचानक कुछ हो जाए, हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी रहे, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शादी विवाह के लिए। ठीक है, जैसे जब तक हमारे बच्चे बड़े हों, अब काबिल हो, तब तक उनका काम चलता रहे, तो हम कभी कभी जीवन भर के लिए पॉलिसी वगैरह ले लेते हैं, तो हम वो वाला विनियोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्पकालीन में क्या होता है, छोटे छोटे हम विनियोग, मतलब छोटी छोटी हम पॉलिसी ले लेते हैं, जो हमारे जैसे हम महिलाएं
होती, गृहिणियाँ होती, मान लो हम कमाते नहीं हैं तो घर में क्या होता है, छोटी मोटी हम बचत करते हैं, तो छोटी छोटी हम लोग पॉलिसी ले लेते हैं, कभी कभी हस्बैंड वगैरह से छुपा के भी ले लेते हैं कि जो हम खुद उसे भर भी सकें। ठीक है, तो क्या होता है, वो छोटी छोटी पॉलिसी जो आप कर रहे हो, मतलब जिसमें बहुत कम आपको लोन वगैरह मिल रहा है, सॉरी कम आपको ब्याज वगैरह मिल रहा है, उसे हम कहते हैं अल्पकालीन विनियोग। इससे क्या है, आप जब चाहो तब निकाल भी सकते हो। दीर्घकालीन विनियोग, जैसे कि आपने क्या किया, बच्चे की शिक्षा के लिए। ओके, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कुछ होने के बाद ही बच्चे को मिलेगा, भाई होने के बाद तो मिलता ही है, जैसे कि उसको हम ज़्यादातर जीवन भर के विनियोग में करते हैं। लेकिन दीर्घकालीन का फ़ायदा ये है, जैसे हमें आगे चलकर अपना मकान बनवाना है, हमें आगे चलकर अपने बच्चों की शिक्षा में कोई, जैसे कि बच्चे ज़्यादातर 12th क्लास के बाद क्या होते हैं, एक अच्छा कोर्स करते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी फीस जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लो बीटेक वगैरह करना है, कोई भी कोर्स करना है व्यावसायिक, तो उसमें काफ़ी अच्छी फीस जाती है। जितनी अच्छी जगह से आप कोर्स करोगे, विदेश जाओगे पढ़ने तो और ज़्यादा फीस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ओके, और फिर बच्चों की शादी भी करते हैं आगे चल के। ठीक है, कभी कभी दीर्घकालीन विनियोग के साधन पूछे जाते हैं, तो साधन जरूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं दीर्घकालीन विनियोग के। तो एक तो हो गया आपका जीवन निगम। ठीक है, जीवन निगम, ओके, जीवन बीमा निगम भी आ जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, जो कि आपके पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराता है, आप वो ले सकते हो। राष्ट्रीय बचत पत्र, ये लिख लीजिएगा, ये उदाहरण आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र भी आपका पोस्ट ऑफिस प्रदान करता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कौन पोस्ट ऑफिस देता है, कौन सी चीज़ बैंक देता है, तो किसान विकास पत्र है। राष्ट्रीय बचत पत्र है आपका। कन्या सुकन्या योजना जो आई है, ये सब कौन करता है, कन्या समृद्धि योजना, ये भी आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया। ओके, जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया, जनरल प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये भी इसमें आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके दीर्घकालीन जो इन्वेस्टमेंट है उसके मतलब साधन है। राज्य बीमा भी इसमें आ जाएगा। राज्य बीमा, जो आपके राज्य में कोई बीमा वगैरह पॉलिसी चलती है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना सा। आगे अगर हम जीवन भर के विनियोग में, हमने आपको बता ही दिया, जैसे कि दुर्घटना है, कोई बीमारी से कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, तो आप क्या होता है, वो पैसे क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के किसे मिल जाते हैं, आपके बच्चों वगैरह को, आपके जो फैमिली है उसको मिल जाते हैं। विनियोग के साधन की अगर हम बात करते हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ विनियोग कर सकते हैं। ओके, तो देखो, हम बैंक में विनियोग कर सकते हैं, इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। डाकघर, जो बचत बैंक है, पोस्ट ऑफिस, वहाँ सेव कर सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र हम खरीद सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पत्र ले सकते हैं। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके, भविष्य निधि योजना, प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, पीएफ, और किसान विकास पत्र, उपहार कूपन, जो गिफ्ट कूपन्स आते हैं, हिस्से या अंशदान। अच्छा, जो गिफ्ट होते हैं ना, ये जो गिफ्ट वाला होता है, आप लोगों को लगता है सिर्फ वही होते हैं जो हम लोगों को घर में मिलते हैं हमारे बर्थडे वगैरह में, वही गिफ्ट नहीं होते हैं। बैंक भी कुछ गिफ्ट्स निकालती है, जो कि आप किसी विशेष अवसर पर भी ले सकते हो, कि मान लो बच्चे का बर्थडे है, तो उस पर आपने कोई पॉलिसी, गिफ्ट पॉलिसी ले ली। ठीक है, कि हमारे बच्चे की मतलब हर साल उसका इंक्रीजमेंट होता रहे। ओके, हिस्से या अंशदान, शेयर्स ले लिया, शेयर मार्केट आप जानते ही होंगे। ऋण पत्र होते हैं जिन्हें हम डिवेंचर्स कहते हैं, वो ले लिए। लॉटरी चिट व्यवस्था, लॉटरी सिस्टम जो होता है, ये थोड़ा मतलब खतरे वाला भी होता है, मतलब एक रिस्की होता है थोड़ा, ज़रूरी नहीं कि लॉटरी निकले ही। ओके, तो ये सारे आपके साधन है कि आप यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, ये सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्ट करना कहाँ पे, पैसा तो है आपके पास, पर कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको कोई नुकसान ना हो आपके पैसे का। जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट क्या है, एक जुए की तरह है भाई, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हिम्मत की भी आवश्यकता होती है। पैसा जोखिम, पैसा है जो अगर आपका मार्केट में चल गया, मतलब शेयर मार्केट गिरा नहीं, उठ गया, तब तो आप माला माल हो जाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गिर जाओगे। तो यहाँ पर सोच समझकर, बहुत दिलदारी के साथ आपको पैसा लगाना होता है। तो ये जो बात होती है ना कि कहाँ पर लगाया जाए, तो इतने साधन हैं, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हो। ठीक है, जो भी आपके हिसाब से हो। अब हम बात करते हैं बैंक। बैंक क्या है, देखो, बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन शब्द बैंको से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलना। ठीक है, बैंको से हुई है। बैंक कहाँ का शब्द है, इटालियन शब्द है। ओके, बैंक जो हम बोलते हैं, अब पहले बैंक नहीं बोलते थे, पहले हम इसको बैंको कहते थे या फिर बैक कहते थे, बैक।
ओके। लेकिन जो बैंको है ये किस भाषा का शब्द है? इटालियन भाषा का शब्द है। यहाँ पर इस बैंको का मतलब क्या है? बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलना। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार बैंक शब्द जर्मन शब्द बैक से बना है, ठीक है, जर्मन मतलब जर्मनी के शब्द से बना है। यहाँ पर क्या बताया? इटालियन। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। बैंको है मतलब जो अगर पूछा जाए बैंको किस भाषा का शब्द है तो आप कहोगे इटालियन, पूछा जाए बैक किस भाषा का शब्द है तो कहोगे जर्मन, ठीक है, जर्मन। इससे बना है, जिसका अर्थ होता है संयुक्त कोष का निर्माण करना। संयुक्त कोष, कोष भी एक तरीके का धन, ठीक है, धन का निर्माण करना, संयुक्त कोष का निर्माण करना। तो बैंक में क्या होता है? सब लोग पैसे जमा करते हैं, ओके, तो एक संयुक्त कोष हो जाता है। इसी से बैंको शब्द बना और जो कि वर्तमान में प्रचलित बैंक शब्द में परिवर्तित हो गया। तो समझिएगा, पहले बैक शब्द आया, बैक से बैंको बना और बैंको से बैंक बना, ठीक है। पहले बैक से ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंको शब्द बना, ठीक है। इसी से क्या होता है? इसी संयुक्त कोष का निर्माण के बाद में इसी से बैंको शब्द बना, ठीक है, बैंको शब्द बना, ठीक है, बैंको, किसी से बैक से ही बैंको बना, बैंको से ही आपका बैंक बन गया, ओके। लेकिन नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए, है ना, एक क्रम पूछा जाए तो आप कहोगे बैक, बैंको, बैंक, ठीक है, बैंक, ओके। लेकिन आपसे पूछा जाए बैंको कहाँ का शब्द है तो इटालियन शब्द है, बैक कहाँ का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। बैंको का अर्थ क्या है? बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलना। बैक का अर्थ क्या है? संयुक्त कोष का निर्माण करना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोफेसर किनले की एक डेफिनेशन है जिसको हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है जो बैंक है एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें उस रुपए की आवश्यकता होती है और वह व्यक्ति अपना अतिरिक्त धन उसमें जमा कर देते हैं, ओके। तो आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो? अपना पैसा जमा भी कर सकते हो और आप बैंक से क्या कर सकते हो? ऋण भी ले सकते हो। मान लो आपके अभी क्या है, हम लोग मकान बनवाते हैं, मान लो हमारी अच्छी जॉब है तो हम क्या करते हैं? मकान बनवाते हैं। तो मकान क्या होता है? हम अपने इकट्ठे पैसे पे नहीं बनवा सकते, पैसा हो तो भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ सकता है कितना पैसा आया कहाँ से। और फिर इतना पैसा आपने अगर मान लो कह दिया हमारी सैलरी है तो गवर्नमेंट ये भी पूछ सकती है फिर घर का खर्च कहाँ से चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, ठीक है, लोन लेना पड़ता है अपनी ही सैलरी पर, ओके। जिससे क्या है? आपके घर का खर्च भी चलता रहता है और आपकी सैलरी पे थोड़ा थोड़ा लोन भी मिलता रहता है, जिससे आप अपना घर मकान जो भी बनवा रहे हो वो बनता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपको बैंक ऋण भी देता है, लोन भी देता है और आप अपना धन भी आप जमा कर सकते हो। मान लो बच गया धन, आपका मकान वकान सब बना हुआ है फर्स्ट क्लास, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने बचत पैसे की जो थी वो जमा कर दी, ओके। और वैसे भी पैसे तो बचाने ही पड़ते हैं, मकान बना हो या ना बना हो, ओके। जॉन पिगेट के अनुसार, जॉन पिगेट ने क्या कहा है उनकी बात कर लेते हैं। बैंक किसे कहते हैं? अगर ये पूछा जाए कि बैंक हम किसे कहेंगे तो देखो, कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था तब तक बैंक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा जब तक वह जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार नहीं करता, ओके। मान लो किसी ने अपनी कोई खोल के बैठ गया है और वो कहे ये बैंक है, लेकिन वो बैंक में पैसा भाई मुद्रा जमा भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी हम उसको बैंक कहेंगे, कहने से वो बैंक नहीं बन जाएगा। चालू खाते में मुद्रा प्राप्त नहीं करता हो, ओके। चालू खाता जो होता है, जो चालू खाता होता है कैसा होता है? एक तरीके का ऐसा खाता होता है जब चाहो आप पैसे निकाल लो, जब चाहो आप पैसे जमा कर दो, लेकिन इस पर आपको ब्याज नहीं मिलता। ये खास तौर से उन लोगों के लिए होते हैं जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जिनका पूरे दिन पैसा आता है, जैसे कि ज्वेलर्स हैं, इतने बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? ज्वेलर्स हैं या कपड़े के व्यापारी हैं, जो भी एक तरीके का हम कह सकते हैं व्यापार है। अब व्यापार में क्या पूरे दिन पैसा आता जाता है, ओके। तो इन लोगों को पूरे दिन पैसा मतलब माल आता है तो पैसा देना भी पड़ता है और अपना सामान बेचते हैं तो पैसा आता भी है। तो दोनों ही कंडीशन में दुकान में ज़्यादा पैसा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है भाई डकैत वगैरह लूटपाट का खतरा रहता है। तो ये लोग क्या होता है पूरे दिन में पैसा बार बार जमा करते हैं, बार बार निकालते हैं, ठीक है। जब जरूरत होती तब निकाल लेते हैं, जब बहुत ज़रूरत होती जमा कर देते हैं। तो क्योंकि वो लोग बार बार निकाल रहे हैं, ओके, तो इस वजह से इन लोगों का क्या होता है? इसमें ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन वो बैंक तभी बैंक कहलाएगा जब उसमें चालू खाता भी हो, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या शर्त रखी है बैंक के लिए कि चेक को निर्गमित करने तथा अपने ऊपर लिखे गए चेकों के भुगतान का कार्य ना करता हो, ओके। जो भी बैंक है वो जो चेक होता है ना, हम लोग क्या करते हैं चेक भर के दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, अपने कोई रिश्तेदार, अपने बच्चों को, जो भी हो सकता है फैमिली में, हम जैसे मैं हूँ अपने हस्बैंड को दे दूँ कि बैंक से पैसा निकाल लेना आप, ओके। तो क्या होता है? तो वो चेक को भी लेता हो और उसका भी लेखा जोखा रखता हो और उसका भुगतान भी करता हो, हम उसी को बैंक कहेंगे, ओके। ग्राहकों की ओर से सादे अथवा रेखांकित चेकों को एकत्रित करने का कार्य ना करता हो। मतलब अगर जो हम लोग क्या होते हैं, कुछ होते हैं सादे चेक होते हैं, कुछ होते हैं रेखांकित चेक
होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो चेक के प्रकार पढ़ेंगे उनमें हम सारा चीज़ आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये सारे काम जो भी हम नॉर्मल हमारी जो बैंकें करती हैं, आपने अब इतना तो जानते ही होंगे बैंक क्या होता है, बैंक में गए भी होंगे, कई बार आपके बैंक के काम किए कराए होंगे। तो बहुत सारे काम जो भी संस्था करती होगी हम उसे बैंक कह सकते हैं, ठीक है। तो जॉन पिगेट के अनुसार कि मतलब ये सारे जो गुण हैं बैंक के हैं, ये बैंक के गुण होंगे, बैंक ये काम करती होगी तभी हम उसको बैंक कहेंगे। अब बात आती है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम कब आया, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो रेगुलेशन एक्ट कब आया, तो 1949 में आया। ये प्रश्न बन सकता है तो इसको एज इट इज़ याद कर लो कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, ठीक है। इसके थ्रू मतलब जो बैंक के कुछ कायदे कानून होते हैं वो आते हैं। अब आपको बस इसका ईयर याद कर लो बस, ठीक है। तो और बैंक में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी फुल फॉर्म नेट में तो कई बार पूछी गई है, इस वजह से मैंने सोचा इसको भी करा देती हूँ। एक होता है NEFT, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मतलब जो बैंक होते हैं इसका काम भी करते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड का ट्रांसफ़र करने का काम, ठीक है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब एक टाइम होता है किसी भी चीज़ का, मान लो जैसे कि समझने के लिए आपने चेक आपके घर वालों ने लिख के दिया कि इससे पैसे निकालने हैं, ओके। अब आपने क्या किया, आप जल्दी में थे, आपने अपने पास से पैसे का जो खर्चा था उठा लिया कि हम चले जाएंगे फिर पैसे निकाल लाएंगे बैंक से, अभी टाइम नहीं है, ओके। आपने अपने घर जिसने भी आपको चेक दिया, मान लो आपकी मम्मी ने चेक दिया कि बेटा हमारे पास अब पैसे नहीं है, ये चेक मैंने भर दिया, 10,000 रुपये यहाँ से निकाल लाना। अब आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने मम्मी को दे दिए कि आपको ज़रूरत है अब तक पूरी कर लो, हम ले आएंगे, हम बाद में निकाल लाएंगे पैसे, ठीक है। बाई चांस आप भूल गए, अब वो 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए समझने के लिए, उदाहरण के लिए। अब क्योंकि 6 महीने मतलब या फिर उसका जो टाइम है उनने आपकी मम्मी ने जो टाइम डाल रखा हो वो टाइम निकल गया, अब बैंक क्या कहेगा, अब आप गए चेक लेके तो बैंक नहीं देगा पैसा, क्योंकि वो कहेगा भैया समय तो निकल गया, ये तो पहले का भरा हुआ फॉर्म है, ठीक है, पहले का भरा हुआ चेक है। तो जो भी काम है वो रियल टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। तो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब ये सारे काम भी बैंक करती है, तो इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओके। आगे हम बात करते हैं, देखो कोई भी चीज़ पढ़ो तो बहुत है, अगर ऐसे हम हर चीज़ एक एक शब्द पढ़ाएं जो कि जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है, ओके, क्वेश्चन तो लिमिटेड जगह से ही बनता है, तो आपको क्या है फिर तो हम पूरी बुक ही पढ़ा दें, पूरी बुक पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो हमें क्या होता है भाई, कोचिंग का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना, तो हम आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं सारा, ठीक है। बैंक में खाते के प्रकार की अब हम बात कर लेते हैं। ये जो दो हमने फुल फॉर्म बताई इन्हें याद रखिएगा, बैंक से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में कई बार पूछी गई। बैंक में खाते के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, सबसे पहले आता है आपका चालू खाता, करेंट अकाउंट। चालू खाता हमने जो बताया था आपको, इस खाते में क्या होता है, कम से कम 5,000 की धनराशि जमा रहनी चाहिए, आवश्यक है, ओके, 5,000, क्योंकि ये चालू खाता है। चालू खाता कौन सा, जो हमने बताया था बिजनेसमैन लोगों के पास होता है, जो पूरे दिन पैसे निकालते हैं और डालते हैं, ओके, तो इन लोगों के लिए है। तो 5,000, क्योंकि नॉर्मल जो खाते होते हैं उनमें 500 का होता है ना, तो इसमें 5,000 का होता है, ओके। इस खाते में धन निकालने एवं जमा करने के लिए समय एवं रकम पर प्रतिबंध नहीं होता, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हो। नॉर्मल खाते से क्या होता है, एक बार में 25,000 रुपये निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन का अकाउंट है भाई, वो पूरे दिन काम कर रहा है, उसे पूरे दिन निकालना जमा करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा आता है, ओके। गोल्ड का तो सामान ही आप एक कान का लेने जाओ वही 25,000 का आ जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी पैसा ये जमा कर सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं, बस इनको क्या होता है यहाँ पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, ठीक है, इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ये बैंक या तो कमीशन के रूप में होता है या कमीशन के रूप में होता है, या फिर अर्धवार्षिक होगा यहाँ पर, अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 महीने का, ठीक है। लेन देन का हिसाब लगाकर किया जाता है, मतलब या तो 6 महीने का इनका होता है या फिर कमीशन बैंक को आपको उल्टा इसमें देना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बचत खाता, जो आपका सेविंग अकाउंट, हम लोग नॉर्मल यही अकाउंट खुलवाते हैं, ओके, जैसे हम लोग हैं, महिलाएं हैं, या नॉर्मल कोई भी यही अकाउंट खुलवाता है। साधारण गृहिणी को बचत हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह सबसे उपयुक्त खाता है, इसमें जब चाहे पैसा निकाला जा सकता है। बचत खाता खोलते समय प्रारंभिक जमा 500 रुपये होना चाहिए इसमें, ठीक है, मतलब जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो 500 रुपये देना होता है। खाता खोलने पर जमाकर्ता को एक पासबुक दी जाती है जिसमें बैंक में जमा राशि का पूर्ण विवरण रहता है, इस पर 4% का ब्याज दर बैंक देता है, ओके। देखो ये ब्याज वगैरह तो समय के साथ अपडेट भी होते रहते हैं, लेकिन अभी जो बुक का डाटा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो 4% इसमें दिया हुआ है, 4% जो है ब्याज मिलता है। ये जो हमारा बचत खाता सेविंग अकाउंट जो हम लोग नॉर्मल खुलवाते हैं, क्यों खुलवाया जाता है ये अकाउंट, बचत को प्रोत्साहित करने का। इसी का एक उदाहरण जो आपका ये आया था
जो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसी तरीके का एक अकाउंट है, पर उसमें तो आपको बिल्कुल फ्री में अकाउंट खोला जा रहा था। क्यों? कि लोगों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि बहुत से लोगों के मतलब कितने लाखों में लाखों में क्या, हमारे हिसाब से करोड़ों में जो था इस समय अकाउंट खोले गए थे, क्योंकि लोगों के अकाउंट ही नहीं थे। ओके, फ्री में खोला गया तो सभी ने खुलवा लिए, और कुछ लालच भी दिया गया था उसमें। स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं। ये क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए राशि इसमें जमा की जाती है। फिक्स्ड नाम से क्या है? फिक्स्ड। जो एफडी आपने सुना है वो यही है, ठीक है। एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा की जाती है। स्थायी जमा कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। एफडी होती है, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर करवाते हैं, लेकिन कम से कम समय 3 महीने का आप फिक्स करा सकते हो। 50,000, 1 लाख, जो भी है कि आपने फिक्स करा दिया। जितना ज़्यादा कहते हैं अमाउंट होता है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इसमें आपको ब्याज मिलता है। ओके, तो यहाँ पर यदि वह राशि अवधि के पूर्व वापस जाता है तो 14 दिन पूर्व सूचना कर बैंक रकम लौटा देता है, पर ब्याज की दर कम हो जाती। जैसे आपने क्या करा, 3 महीने के लिए, 1 साल को या 6 महीने के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया, मतलब फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी बनवाई, लेकिन आपको कुछ आवश्यकता पड़ गई है ना, इमरजेंसी कोई आ गई, कुछ भी, तो आपने क्या करा, आपको पैसा बीच में ही चाहिए था। तो इस समय क्या होगा, पहले आपको 14 दिन पहले बैंक को सूचना देनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद क्या होता है, बैंक आपको रकम तो दे देगा, लेकिन आपकी जो ब्याज की दर जो आपको 3 महीने पे मिल रही थी वो अब कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ब्याज की दर्ज जमा राशि एवं अवधि के अनुसार निर्धारित की जाती है। जो अच्छा ब्याज की दर है ये, ठीक है। दर जो होती है, जो जब आप पैसा जमा करते हो तो आपकी जमा करने वाले मतलब पैसे कितने हैं आपकी, और कितने समय के लिए आप करा रहे हो, तो उस हिसाब से इसका ब्याज जाता है। ठीक है, जितने अधिक समय के लिए रुपया जमा किया जाएगा, ब्याज की दर उतनी ही कैसी होगी, अधिक होगी। आवश्यकता पड़ने पर इस खाते से जमा राशि के एवज में 75% तक धनराशि का ऋण लिया जा सकता है। मान लो बीच में क्या हुआ, आपको आवश्यकता पड़ गई, कोई भी मतलब आपको पैसा नहीं निकालना है, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपको मतलब आपका पैसा बैंक में भी जमा रहे और आपको फ़ायदा भी होता रहे। तो आपने क्या किया, उस पर लोन ले लिया, ऋण मतलब लोन ले लिया। ठीक है, परंतु इस पर लिए जाने वाले ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज मिलने वाले ब्याज से 2% अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जो ब्याज आपको मिल रहा था और जो लोन आपको नॉर्मल जो ब्याज मिलता, तो इस पर क्या है, 2% आपको अधिक मिलेगा, क्योंकि लोन पर भी तो ब्याज जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गृह बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। ये क्या होता है, छोटे बच्चों को मितव्ययिता सिखाने के लिए अथवा उन गृहिणी के लिए अधिक उपयुक्त होता है जो घर से या तो बाहर नहीं जा पाती, जिन्हें बैंक की कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं होता, और वह अपनी छोटी छोटी बचत जमा करवाना चाहते हैं। इसमें मतलब देखो, छोटे बच्चे को मितव्ययिता सिखाने के लिए इसमें क्या होता है, एक टीन का या फिर कैसा भी लोहे का डब्बा होता है। ओके, बैंक का कर्मचारी आता है और क्या होता है, आपके घर में लगा देता है। उसमें एक ताला लगा रहता है, उसकी चाबी आपके पास नहीं होती, बैंक का जो कर्मचारी होता है मतलब बैंक के पास होती है चाबी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसका एक लिमिट होता है कि आपको मतलब लिमिट क्या होता है, मतलब आपके पास छोटी छोटी जो भी आपकी बचत है, भाई बच्चे हैं, आप उन्होंने पॉकेट मनी दी तो उन्होंने उसमें से 10-20 बचा लिए, कुछ भी बचा लिए, तो रोज़ आप उसमें जैसे गुल्लक होती है ऐसे एक छेद होता है, आप उसमें डालते रहो। ठीक है, उसमें आप डालते रहो। एक उसकी डेट फिक्स होती है, मान लो हमने कह दिया 1 तारीख, तो हर महीने की 1 तारीख को मैंने अपनी तरफ से डेट दे दी, लेकिन हर महीने क्या होता है, बैंक का कर्मचारी आएगा और उसमें से जो भी पैसा होगा ताला खोलेगा, निकाल के ले जाएगा। वो आपको गिन के दिखा देगा कि आपने कितने पैसे यहाँ पर जमा किए हैं, और वो जाके वो आपके अकाउंट में जमा कर देगा। इससे क्या होता है, एक तो बच्चों में ये गुण विकसित हो जाता है कि अरे हाँ, पैसा भी जमा करना जो अच्छी बात है। ओके, उनको आदत हो जाती है, और दूसरा आपका भी छोटी छोटी क्या ऐसा होता है ना, हमारे पास जब पैसे पड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं खर्च ही हो जाते हैं, वो इसी बहाने आपके जमा भी हो जाते हैं, क्योंकि ताला आपके पास होता नहीं, उसका चाबी भी नहीं होती आपके पास, तो वो बैंक के पास होती है, तो आप उसमें से निकाल भी नहीं सकते। गुल्लक भी कई बार हम लोग तोड़ देते हैं, हमने भी 1-2 बार ऐसा किया है कि मतलब गुल्लक बनाई, ऐसा लगा 2-4 साल चलेगी, लेकिन वो हमने 1 साल भी नहीं चलाई होगी, बीच में ही तोड़ दी। ठीक है, तो बात करते हैं आवर्ती जमा योजना, जो रिक्वायरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है उसकी। ये किसके लिए होती है, ये खाता सामान्यतः मध्यम वर्गीय व्यक्तियों द्वारा खोला जाता है। इसका उद्देश्य भी लोगों में बचत की आदत को ही प्रोत्साहन देना है। इस योजना में हर माह एक छोटी रकम जैसे 100 रुपये या इससे अधिक 5 के गुणांक मतलब 5 के गुणांक में, जैसे 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, ऐसे करके जो होता है गुणांक में 12 महीने से 20 माह तक की अवधि के लिए जमा कर सकते हैं। मतलब 12 महीने मतलब 1 साल या 1.5 साल या फिर पौने 120 महीने दे रहे हैं ना, तो 1.25-2 साल आप मान सकते हो, या फिर करीब करीब
आप मान सकते हो 1.5 साल तक के लिए ये पैसा जो होता है जमा किया जाता है। ओके, तो आप बाद में चाहे तो इसे निकाल सकते हो, मतलब 1.5 साल तक आपको ये काम करना होता है। तो ये सामान्य लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए आवर्ती जमा योजना। ओके, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए आवर्ती जमा योजना, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। ये क्या है, ये भी एक तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, आप यहाँ भी पैसे जमा कर सकते हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें तो ये भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, ये मतलब राष्ट्रीय मिशन तो था ही एक, मतलब राष्ट्र स्तर पर पूरे सभी लोगों का अकाउंट खोलने को प्रोत्साहित किया गया था। ये 2014 की बात है, आपको याद होगा 28 अगस्त 2014 को ये शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद आ गया आप लोगों को, ये इसी की बात हो रही है। ठीक है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना था, हर परिवार का बैंक खाता खोलना। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना से जुड़े विशेष लाभ कौन कौन से हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जमा राशि पर आपको ब्याज मिलेगा, ये लाभ था। दूसरा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। ओके, इसीलिए लोगों ने तो खुलवा लिए जल्दी से आगे, नहीं तो फ्री में कौन खुलवाने, फ्री में भी नहीं आते लोग खुलवाने कि चलो फ्री में भी खुल रहा था, 500 रुपये भी नहीं देने पड़ रहे थे, हालांकि जबकि नॉर्मल अकाउंट खुलवाओ तो 500 रुपये आपको जमा करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिल रहा था, तो फिर क्या ही बुराई थी। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित इसमें नहीं थी, मतलब वही कि कोई भी पैसा ऐसा नहीं था कि आपको जमा करना जरूरी है। इसके अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की पूर्ति पर दे होगा। मतलब 30,000 ये, और इसको कुछ मतलब कुछ मृत्यु अगर हो जाती, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो बीमा के रूप में भी कुछ शर्तों के आधार पर, मतलब ये नहीं कि कोई नॉर्मल, मतलब एक एज होती है ना, बुजुर्ग व्यक्ति अब वो मर गया तो आप उस पर उसके लिए बीमा के लिए जाओगे, लेकिन एक कोई मतलब उसकी कंडीशन जो भी शर्तें होंगी, अगर उस शर्त पे वो मरा है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट है या कुछ भी है, तब उसको मिलेगा। भारत भर में धन का आसानी से अंतरण होना, मतलब सभी धन सबको, मतलब जैसे कि क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम देती थी तो क्या होता था, बीच पिछपई जो होते थे ना नेता लोग, वही पैसे खा जाते थे, लेकिन गरीब इंसान तक नहीं पहुंचता था। अब इनका अकाउंट बन गया है, तो अकाउंट बनने से क्या होगा, भारत में जो भी पैसा वगैरह जो भी मिलेगा तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजा जाएगा, तो बीच में जो लोग नेता लोग खा लेते थे वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऐसे हमारे शब्दों में आप इसे समझो। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रति परिवार, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की यहाँ पर सुविधा भी दी जाती थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चेक की। चेक क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। चेक बुक, इसके भी इस प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। जो चेक होता है आपके, चेक बुक की अगर हम बात करते हैं तो ये बैंक द्वारा जारी किया गया एक बेशर्त लिखित आदेश पत्र होता है। ओके, क्या होता है, एक लिखित आदेश पत्र। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें चेक लिखने वाला व्यक्ति बैंक को आदेश देता है कि बैंक उस चेक पर लिखी हुई राशि को उसके जमा खाते में से निकालकर उस व्यक्ति को दे दे जिसका नाम किस पर, उस चेक पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने चेक काटा, अपनी बच्ची को दे दिया कि भूमि जाओ बेटा पैसे निकाल लेना, तो भूमि का नाम पड़ा है, उसको बैंक वाला दे देगा, क्योंकि चेक बुक मेरी है, मैंने आदेश दिया है बैंक वाले को। अब चेक जो होते हैं 3 प्रकार के पक्ष होते हैं चेक में। कितने प्रकार के? 3। एक तो होता है रुपया प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दूसरा होता है चेक लिखने वाला व्यक्ति, तीसरा होता है वह बैंक जिसके नाम का चेक लिखा गया है। मान लो मेरा अकाउंट कहाँ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ओके, तो यहाँ पर चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मान लो मेरी बच्ची भूमि हो गई, मैंने उसके लिए दिया है काट कर लिख कर चेक, और चेक लिखने वाला व्यक्ति मतलब मैं मोहिनी हो गई। ठीक है, मोहिनी मेरा नाम है। ओके, और बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने नाम बता ही दिया बड़ौदा, तो इसमें हमने भेजा, तो इस बैंक का नाम है, ये मेरी बेटी और ये मैं, तो ये 3 प्रकार के इसमें पक्ष होते हैं। ओके, मैंने चेक लिखा है, किसको दिया, अपनी बेटी को दिया, और बेटी जाके बैंक से पैसा निकाल लेगी। ओके, चेक बुक में चेक के साथ ही एक प्रतिरूप रसीद भी होती है जिसे काउंटर फाइल कहते हैं। काउंटर फाइल पूछा जाए किसमें होता है तो कहोगे आप चेक में एक रसीद होती है, ये जमाकर्ता के पास रहती है। कई चेकबुक में काउंटर फाइल नहीं भी होती है, मतलब ऐसे होती है लेकिन कई में नहीं भी होती है। इसमें यही होता है कि जब मान लो आप तो जा नहीं रहे हो, आप कभी अपनी बेटी को भेज रहे हो, कभी अपने हस्बैंड को भेज रहे हो, कभी अपने रिश्तेदार को भेज रहे हो, तो आपके पास सभी चीज़ों की रसीद रहती है इसमें कि हाँ आपने कितनी बार पैसे को निकाला और जमा किया। ठीक है, चेक के प्रकार की बात करें,
चेक के प्रकार मुख्यतः जो आपके होते हैं वो एक वाहक चेक, आदेशित चेक और आपका रेखांकित चेक होता है। ठीक है, फिर रेखांकित चेक भी 2 प्रकार का होता है। चलो हम बात कर लेते हैं, ये 4-5 प्रकार के होते हैं मुख्य, बकाया बहुत सारे होते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो चेक के प्रकार की बात करेंगे तो वाहक चेक सबसे पहले, जिसे हम बैरियर चेक कहते हैं, ये एक प्रकार का असुरक्षित चेक होता है। इस चेक पर वाहक शब्द लिखा रहता है, कोई भी व्यक्ति इस चेक को भुना सकता है, इसलिए असुरक्षित ये माना जाता है। ठीक है, वाहक शब्द, इस पर कौन सा शब्द लिखा होता है? वाहक। इसे देखो, वाहक शब्द चेक पर ही वाहक शब्द लिखा होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, बैरियर चेक पर ही बैरियर लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इसका वाहक हो सकता है, मतलब कोई भी, किसी भी व्यक्ति को मैंने लिख के दे दिया, जरूरी नहीं मेरी बेटी, किसी को भी दे दिया। ठीक है, और ये क्या होता है, इस पर क्योंकि वाहक शब्द लिखा होता है और इस जो होता है कोई भी, किसी भी व्यक्ति को दे दिया, कोई भी इसमें पैसा निकाल सकता है, इसलिए असुरक्षित होता है। यदि इस प्रकार का चेक चोरी हो जाए या खो जाए तो तुरंत बैंक को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके बच्चे का नाम नहीं पड़ा, क्या लिखा है? वाहक लिखा हुआ है खाली। ठीक है, तो कोई भी, आपने तो चेक लिख के रख दिया, आप भूल गए, आपकी मेड आई, उसने वो चेक देख लिया, वो लेके चली जाएगी, है ना। तो समझने के लिए बात करते हैं आदेशित चेक। तो मतलब यहाँ पर अगर आपने सूचना दे दी, वाहक चेक में आपने क्या करा, अगर बैंक को सूचना दे दी, बैंक वाले ने अभी तक पैसा, मतलब व्यक्ति ने नहीं निकाला है और आपने पहले ही सूचना दे दी है, तो बैंक उसको उस पर काम कर देगा। लेकिन अगर आपने सूचना दे दी और बैंक ने तब भी आपकी बात पर ध्यान गौर नहीं किया और बंदा बाद में आके पैसे निकाल के चला गया, तो फिर बैंक जिम्मेदार होता, फिर आपकी जो इसमें कोई गलती नहीं मानी जाती। ठीक है, क्योंकि समय तो सेव हो ही जाता है कि किस समय पैसा निकाला गया और किस समय आपने कॉल किया, ये भी सेव हो जाएगा। मान लो आपने कॉल किया 1 बजे और बंदा 2 बजे या 3 बजे आके पैसा निकाल कर ले गया, तो फिर तो बैंक वाले की गलती है ना, कि हमने तो उसे इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। तो अब बात करते हैं आदेशित चेक। इस पर क्या लिखा होगा? ऑर्डर लिखा होगा, ऑर्डर चेक। इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द काटकर ऑर्डर लिखा जाता है। ऑर्डर शब्द लिखा होने से बैंक का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उस व्यक्ति को इस चेक का भुगतान करे जिसका नाम इस पर लिखा गया है। यह चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस पर नाम लिखा हुआ है। ओके, नाम मैंने जैसे लिख दिया, मेरी बेटी भूमि, समझने के लिए। ठीक है, सुरक्षित माना जाता है क्योंकि बैंक उस व्यक्ति का हस्ताक्षर प्रमाणित और उसके हस्ताक्षर भी चेक किए जाएंगे भूमि के। ओके, कि ये भूमि ही तो है, कि भूमि की जगह कोई और तो नहीं आ गया, तो उसका हस्ताक्षर चेक किया जाता है। हस्ताक्षर प्रमाणित होने के बाद ही चेक भुगतान करता है। तो ये सुरक्षित होता है कि एक तो आपने पहले ही नाम लिख दिया, दूसरा उसका भी साइन देखा जा रहा है वहाँ जाकर बैंक में। ओके, तो यहाँ पर ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। रेखांकित चेक की बात करते हैं। क्रॉस्ड चेक जो होता है, ये चेक सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें चेक का नकद भुगतान ना करके चेक में लिखी गई राशि उस व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। ओके, इसमें क्या होता है, ऐसी कुछ लाइन वगैरह क्रॉस बना दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैं अपने शब्दों में बता दे रही हूँ। मान लो मेरा पैसा है, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने चेक लिख के दे दिया। अब ये चेक सीधे भूमि हाथों से पैसे नहीं निकालेगी, ये चेक क्या करेगा, बैंक भूमि के सीधे अकाउंट में पैसा भेजेगा। भूमि के हाथ में नहीं देगा, भूमि के अकाउंट में भेजेगा। मेरे अकाउंट से सीधे पैसा कहाँ जाएगा, भूमि के अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हाथ में दिया नहीं जा रहा है, कोई भी आपकी चोरी वोरी भी करके नहीं ले जाएगा। ठीक है, एक बार कुछ चीज़ें पढ़ लो क्योंकि कई बार चीज़ें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। तो ये चेक का सर्वाधिक सुरक्षित प्रकार होता है क्योंकि इसमें चेक का नकद भुगतान ना होकर के सीधे चेक में लिखी गई राशि उस व्यक्ति के खाते में, अकाउंट में जमा कर दी जाती है। ठीक है, जमा कर दी जाती है जिसके नाम से चेक काटा गया है। चेक के बाएं भाग में ऊपर की ओर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं। ठीक है, बाईं ओर, कहाँ पर, बाएं भाग में ऊपर की ओर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं। इसे चेक का रेखांकन कहते हैं। इस चेक के खो जाने पर धन हानि का नुकसान नहीं उठाना पड़ता क्योंकि इसका लाभ गलत व्यक्ति नहीं उठा सकता है क्योंकि ये सीधे अकाउंट में जाता है। ठीक है, ओके, क्योंकि मान लो आपसे खो गया और आप पहुंच गए बैंक के पास कि हमारे ये पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर दो। ठीक है, लेकिन उसमें वो व्यक्ति चेक करा जाएगा ना सारा कि ये वही व्यक्ति है, कौन है, अकाउंट वगैरह, क्योंकि अकाउंट है तो साइन भी दोनों के चेक होंगे, तो इसलिए इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, रेखांकित चेक 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल रेखांकन, और इनको ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न फंस जाते हैं। जैसे कि आपका कल आया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो आय वाला, मैंने सुना क्वेश्चन था शायद, हाँ वही था, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय में मैंने क्या बताया था कि सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं। जैसे IAS PCS जो होते हैं उन लोगों को कई बार वर्कर मिल जाते हैं, कई बार उन्हें ड्राइवर भी मिल जाता है,
ठीक है। और बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं, शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जैसे आर्मी वगैरह को, ठीक है, मेडिकल की सुरक्षा सारी फ्री मिलती है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री होता है। ओके, किसमें? प्रत्यक्ष आय में। लेकिन अप्रत्यक्ष में फ्री तो नहीं होता है, लेकिन ये भी नहीं होता है कि आपको बहुत महंगा पड़ता है, मतलब बचत होती है वहाँ पर, जैसे कि आपको सस्ते दाम में सब्जी मिलना। ओके, सस्ते दाम में आपको कहीं बच्चे का एडमिशन करा देना, ठीक है, मतलब पैसा खर्च होगा अप्रत्यक्ष में, पैसा अप्रत्यक्ष में खर्च होगा, लेकिन थोड़ा खर्च होगा। मान लो वही मैंने उदाहरण दिया था आपको कि अगर वही लौकी नॉर्मल आपकी मार्केट में 20 रुपये किलो मिल रही, जो आपके आसपास की मार्केट, लेकिन आप एक दिन चले गए मंडी, सोचा कि हफ्ते की सब्जी खरीद लाएंगे, हफ्ते भर की आप सब्जी लाओगे तो कहीं ना कहीं बचत होगी आपकी, ठीक है, वहाँ हो सकता है आपको ये लौकी 10 रुपये की मिल जाए, तो पैसा तो खर्च हुआ है लेकिन कम खर्च हुआ है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। बचती है जो हमें दिखती नहीं। अब हमें क्या होता है, हमने ये 10 रुपये लौकी, क्योंकि हम रोज़ 20 रुपये की खरीद रहे थे, एक दिन हम मंडी चले गए, वहाँ 10 रुपये की मिल गई, तो ये हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि अरे हाँ, हमने यहाँ पर भी कोई बचत की है, लेकिन ये 10 रुपये आपके बचे हुए हैं, तो इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। ये आपको दिखता नहीं है। ओके, लेकिन जो प्रत्यक्ष वाला है आपको दिख रहा है कि आपको बिल्कुल ही पैसा नहीं देना पड़ा, बिल्कुल फ्री में इलाज हो गया आपका। ओके, आपके कपड़े फ्री में धुल गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्वेंट वगैरह भी मिलते हैं। ओके, बहुत सारे जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनको सारे मिलते हैं वर्कर। तो इस तरीके से इन दोनों को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सरल लेखांकन जो होता है, ऐसे चेक को किसी भी बैंक में जमा करवाया जा सकता है। ऐसे चेक का धन प्राप्तकर्ता स्वयं के खाते में किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भी जमा कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दूंगी। सरल रेखांकन में क्या होता है, मान लो हमने अपनी बेटी को भेजा और बेटी ने क्या करा, अपने दोस्त के अकाउंट में पैसा भिजवा दिया, ठीक है, क्योंकि सरल रेखांकन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी बेटी गई उसने अपने अकाउंट में पैसा जमा कराया या अपने दोस्त के अकाउंट में कराया, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि बैंक सेम थी या नहीं थी। लेकिन यहाँ जो विशेष रेखांकन होता है, इसमें क्या होता है, जो चेक होता है उसी बैंक तथा उसी व्यक्ति के अकाउंट में भुगतान किया जाता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है, ठीक है। बैंक भी सेम ही होगी, ओके, और व्यक्ति भी वही होगा। ना तो आप दूसरी बैंक में जमा कर सकते हो, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जमा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा होगा, ओके। लेकिन जो सरल रेखांकन होता है, इसमें सिर्फ रेखा खींच दी जाती है, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति, और ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के आपके मन में है पैसा उसके अकाउंट में ही जाए। आपने तो अपनी बेटी को भेजा, आपकी बेटी क्या और महान निकली, वो क्या गई, उसने क्या करा, अपने दोस्त के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, तो विशेष रेखांकन वाला ज़्यादा सेफ है, ठीक है। आगे बात करते हैं यात्री चेक, जो ट्रैवलर चेक होते हैं। ये जो चेक होता है, जैसे कि जो लोग ट्रैवलर ज़्यादा करते हैं, बाहर ज़्यादा घूमते हैं, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग इसी चीज़ से कमाई कर रहे हैं कि बाहर घूमने जाते हैं रोज़, वहाँ पर नई नई चीज़ें दिखा के व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये लोग हर जगह वॉलेट लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनका पोपट बन जाए, तो अब ये लोग क्या करते हैं, सारा ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, उनका पेमेंट भी ऑनलाइन चलता है। तो यात्रा प्रवास कारोबार की दृष्टि से चेक ये अधिक सुरक्षित रहते हैं एवं लाभदायी रहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पैसे होंगे तो चोरी डकैती का डर रहेगा, कोई आपको पैसे छीन सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका कार्ड वगैरह मिल जाता है, आप उसी से पेमेंट जाकर करते रहते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का चेक होता है। उपहार चेक, गिफ्ट चेक वही होता है, जैसे कि आपके जन्मदिन पार्टी वगैरह में जो चेक गिफ्ट मिलते हैं, तो वो आप सीधे क्या करते हो, बैंक से कनेक्ट होके भी कुछ चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है, जिससे आप वो एक बार उसे गिफ्ट दोगे, लेकिन उस पर कुछ बैंक जो होती ब्याज वगैरह भी देती, वो हमेशा उसके काम आता रहेगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल आप बैंक में पैसा जमा करते हो इस तरीके से। ब्लैंक चेक क्या होता है, कोरा चेक की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो चेक होता है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपके ये उपहार तक चेक है, ये तो जो होते हैं नॉर्मल 5 मुख्य प्रकार के चेक होते हैं। ये जो कोरा चेक है, सीमित राशि चेक है, निषाद चेक है, और आगे भी कुछ चेक दिए हैं, ये क्या जो चेक हैं, ये भी मतलब एक तरीके के चेक के प्रकार ही हैं, लेकिन ये उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितने ये 5 हमने ऊपर के करा दिए वो वाले, ठीक है। तो ये मुख्य 5 हैं जो हमने अब तक करा दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं कोरा चेक की। कोरा चेक क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी धनराशि, कोरा है ना, मतलब कोई भी धनराशि यहाँ पर क्या होती है, अंकित नहीं होती, कोई भी धनराशि अंकित नहीं होती। अपनी मर्जी से प्राप्तकर्ता जितना चाहे उतना धन इसमें निकाल सकता है। मान लो हमने अपनी बेटी को चेक पकड़ा दिया कि बेटा जाओ पैसा निकाल लो, अब उसका मन है वो जितना चाहे उसमें से पैसा बस आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब ये कहो कि आपकी बेटी गई 50,000 रुपये निकालने, लेकिन आपके अकाउंट में ही नहीं है, तब तो नहीं निकाल लेगी, लेकिन अगर हैं तो वो अपनी मर्जी से निकाल सकती, भले ही आपका मन आपने थोड़ा बहुत पैसा निकालने के हिसाब से भेजा हो, लेकिन वो 50,000 निकाल के ला सकती, क्योंकि उस पर लिखा ही नहीं है कितना,
है, ठीक है, कितना निकालना है, तो इसे हम कोरा चेक कहते हैं। हालांकि ये भी असुरक्षित है, लेकिन फिर भी मतलब इसके लिए नहीं कहा गया, वाहक चेक को असुरक्षित कहा गया है। तो सीमित राशि चेक, ओपन चेक का क्या मतलब होता है? जो सीमित राशि चेक होती है इसमें क्या होता है, एक सीमा होती है, उतना ही धन आप निकाल सकते हो, ठीक है, सीमा से अधिक धन नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि हमने बताया नॉर्मली बैंक से हम लोग 25,000 रुपये एक बार में निकाल सकते हैं, तो क्या है, ये एक सीमित राशि चेक हो गया। निषाद चेक क्या होता है? स्टेल चेक, स्टेल चेक में क्या होता है, एक लिमिट होती है कि मान लो आपका चेक आपने, आपके पेरेंट्स ने आज काट के दिया कि बेटा ये पैसे निकाल लाना, लेकिन आपने किसी वजह से पैसा नहीं निकाल पाए, अब वो 6 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है, तो 6 महीने बाद उस चेक जो सेटल, इसे हम कह देंगे स्टिल चेक। स्टिल चेक मतलब निषाद चेक। अब इससे बैंक आपको पैसा नहीं देगी, वो कहेगी क्योंकि ये चेक आपका पुराना लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखा है यदि चेक पर पहले की तिथि अंकित की हुई होती है तो बैंक उस चेक का भुगतान उस तिथि से लेकर 6 माह की अवधि तक कर सकती है, 6 माह बाद इसका भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 6 माह तक तो आपका चल जाएगा, लेकिन 6 माह के बाद अगर आप पहुँचे और डेट निकल गई है तो आपका भुगतान यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करते हैं पूर्व तिथि चेक क्या होता है। पूर्व तिथि चेक, इसमें क्या होता है, जो तिथि आपकी मेंशन होती है, ठीक है, जो तिथि इसमें मेंशन होती है, ठीक है, तो उस तिथि के 6 माह के अंदर तक बैंक आपको दे देगी, ठीक है। मान लो आज की तिथि मैंने जो भी है, आज 16 तारीख है, 17 तारीख है, अगर आज की तिथि अंकित है तो अगले 6 महीने तक भले ही तिथि आपकी निकल गई है, लेकिन फिर भी बैंक आपको इस पर पैसा दे देती, क्योंकि वो कैसा चेक है, वो आपका पूर्व तिथि चेक है कहलाता है, ठीक है, एंटी डेट चेक कहते हैं इसको, एंटी डेट चेक। आगे हम बात करते हैं उत्तर तिथि है, जिसको हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट से ही आप समझ जाइए कि मान लो कोई भी हमने तिथि अभी जैसे 16 तारीख हमने इस पर लिख दी है, ठीक है, तो 16 तारीख क्योंकि लिखी हुई है, तो अब आज तो 17 है, मतलब हमने क्या लिखा, अगली 16 तारीख, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, जनवरी, मतलब 16 फरवरी हमने डाल रखी है ये डेट, ओके। तो अब आप कहो कि आप पहले ही, क्योंकि आप हमने चेक काट के दे दिया, अब आपको 16 तारीख तो पड़ी है इस पर, लेकिन आपने सोचा क्यों ना अभी निकाल लाते हैं, लेकिन बैंक आपको जब तक 16 तारीख नहीं आएगी तब तक आपको ये पैसा नहीं देगी, तो इसको कहेंगे उत्तर तिथि चेक, मतलब जब जिस डेट का चेक है उसी डेट को मिलेगा पैसा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप कभी भी जाकर इसको निकाल लाए, बस आपकी मम्मी ने लिख के दे दिया, क्योंकि इस पर डेट पड़ी हुई है तो अब ये उसी डेट को निकलेगा। अप्रतिष्ठित चेक क्या होता है? तो ये चेक जो होते हैं, ये हर तरीके के जो चेक हैं आपके मेनली, और ये सॉरी इधर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, अच्छा, ये होते हैं आपके यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं अप्रतिष्ठित चेक, ठीक है, एक सेकेंड, अप्रतिष्ठित चेक किसे कहते हैं? तो या तो जैसे चेक पर कोई काट पीट हो गई है, तो मतलब जिसको बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वो वाले चेक है, ओके। जमाकर्ता के हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर भिन्न हो गए हैं, ठीक है, तो उसे हम अप्रतिष्ठित चेक कहेंगे। यदि खाते में उतना धन जमा नहीं है जितना आपने चेक पर लिख दिया है निकालने के लिए, ओके। अंकों एवं शब्दों में लिखी गई राशि में अंतर हो, चेक उत्तर तिथि हो, वही चीज़ है कि मतलब पहले ही आप पहुंच गए डेट से, चेक निशार हो, मतलब जो डेट थी वो निकल गई, चेक कटा फटा गला हुआ कैसा भी हो तो आपको चेक नहीं मिलेगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा, मतलब जो भी अगर चेक में कोई ऐसा एरर है, कोई खराबी है जिससे आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, तो उसको हम कहेंगे अप्रतिष्ठित चेक। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इस तरीके से प्रश्न घुमा के पूछा जाए, ठीक है, आपको कोई आंसर समझ में ना आए कि ये कटा फटा इस तरीके के शब्द प्रयोग किया जाए, तो अप्रतिष्ठित चेक के अंतर्गत ऐसे आंसर आएंगे, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं डाकघर बचत बैंक के विषय में, बात कर लेते हैं क्या होता है ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के विषय में। इसमें क्या होता है, अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, भारत में डाकघर बचत बैंक जो था 1982 से कार्यरत है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए जो बचत बैंक है, डाकघर है, भारत में कब से कार्यरत है पूछा जाए तो 1982 से ये कार्यरत है। क्यों कार्यरत है? अल्प बचत के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सेविंग्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा इसमें क्या होता है 1 से 2% अधिक ब्याज दर प्राप्त होता है, मतलब जो नॉर्मल आपकी इतनी सारी बैंक हैं उनसे 1 से 2% अधिक ही ब्याज इस पर मिलता है, और छोटी छोटी बचत भी आप कर सकते हो। डाकघर में क्या होता है, बस चालू खाता आपका नहीं खोला जाता, जो चालू खाता होता है ना, जिसमें पैसा जब चाहो डाल दो, जब चाहो निकाल लो, बिजनेसमैन लोगों का, वो यहाँ पर नहीं खोला जाता। डाक खाने में ब्याज दर व्यक्तिगत, संयुक्त या सामूहिक खातों पर 4% वार्षिक है, ठीक है। ब्याज दर मतलब जब आपने व्यक्तिगत अकाउंट अपना ही खुलवा रखा है या फिर संयुक्त है, मान लो अपने बच्चे का या ग्रुप में खुलवा रखा है, कई लोगों का मिला हुआ अकाउंट है, कोई भी पैसा डालो निकाल सकता है, तो इस पर क्या है वार्षिक पे 4% का ब्याज मिलता है।
ठीक है। खाता खुलवाने के लिए कम से कम 20 रुपये की आवश्यकता, मैंने कहा ना छोटे छोटे खर्चे पर भी आप यहाँ पर खाता खोल सकते हो, मतलब 20 रुपये पर भी आपका खाता खुल जाएगा। नॉर्मल धनराशि क्या है हर बैंक की, 500 रुपये पे आपका खाता खुलता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं डाकघर सावधि जमा खाता जो है 1970 में शुरू की गई। डाकघर सावधि जो जमा खाता है वो 1970 से शुरू की गई। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, डाकघर सावधि जमा खाता कब आया 1970 में, और ये डाकघर की स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मजाक में मत लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सुकन्या समृद्धि योजना, ये कोई अलग बात नहीं, ये पोस्ट ऑफिस की ही एक मतलब एक ट्रेड है, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये भी पोस्ट ऑफिस से खुलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाता की घोषणा 2 दिसंबर 2014 को की गई। इस योजना में कन्या के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु में खाता खोला जा सकता है। 2 दिसंबर 2014, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, खाता खोलने के लिए 1000 रुपये की न्यूनतम राशि, मतलब कम से कम 1000 रुपये की राशि अनिवार्य है। एक वर्ष में न्यूनतम राशि 1000 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आपको जमा करने होते हैं, ठीक है। और 10 साल बाद गवर्नमेंट आपको इस पर पैसा देती है, ठीक है। तो 1000 से लेकर 1.5 लाख तक एक साथ। ओके, ये सारी पोस्ट ऑफिस की योजना। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र भी पोस्ट ऑफिस ही प्रदान करता है। जो राष्ट्रीय बचत पत्र है ये भी पोस्ट ऑफिस प्रदान करता है। किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र भी आपको कौन पोस्ट ऑफिस देता है, किसान विकास पत्र भी पोस्ट ऑफिस ही प्रदान करता है। कम से कम 1000 रुपये का यहाँ पर क्या होता है, किसान विकास पत्र उपलब्ध रहता है, मतलब 1000 रुपये का। अगर पूछा जाए किसान विकास पत्र कितने का प्राप्त होता है, तो 1000 रुपये का, ठीक है। योजना के तहत सालाना 8.5% का ब्याज दर होता है। किसान विकास पत्र पर 8.5% का ब्याज मिलता है 2 वर्ष, लेकिन 8.5 का जो ब्याज मिल रहा है कब, सालाना, साल में मिल रहा है, ठीक है। 2 वर्ष से 6 माह के पश्चात किसान विकास पत्र को भुनाया जा सकता है। भुनाया का मतलब होता है कि अगर आप चाहो पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी अब हम बात करेंगे। यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई है, भारत सरकार द्वारा है, मतलब राष्ट्रीयकृत योजना है जीवन बीमा। शुरुआत 19 जनवरी 1956 भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय। कल से हमारी पीहू उठ जाती है, बीच में हम उनके सोने पर ही ये वीडियो रात शाम को रिकॉर्ड करते हैं, वो शाम को ही सोती है ज़्यादातर थोड़ी देर के लिए। तो कल भी उठ गई थी तो वीडियो छोड़नी पड़ी। आज मैंने बड़ी बेटी से कह दिया तो वो संभाले है, अगर वो उससे रुक गई थोड़ी देर, क्योंकि 10 मिनट की मुश्किल से रह गई है, तो मैं इसे कंप्लीट ही कर दूँ। अगर वो नहीं संभली तो ये वीडियो आज फिर मुझे थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं उसे परेशान नहीं करती हूँ, उसकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी तो मुझे वो बहुत केयर रहती है उसकी, ठीक है। तो जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई है और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ थोड़ा। शुरुआत 19 जनवरी 1956 भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। 19 जनवरी 1956 कब किया है, राष्ट्रीयकरण किया है, ठीक है। भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1956 में हुआ है। और इस समय कितनी कंपनियां थी, 245 बीमा कंपनियां भारत में काम करती थी। अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। LIC के नाम से पहचाने जाने वाली संस्था की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 को की गई। तो LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसकी शुरुआत तो 1 सितंबर 1956, क्योंकि आप लोग LIC के नाम से इसी को समझोगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ना ये थोड़ा अलग है। ये LIC जो है उससे थोड़ा पहले जब इसकी LIC की शुरुआत हुई, वो जैसे WHO में कई बार प्रश्न कंफ्यूज कर देता है, कभी 1945, कभी 1948, कभी 1946, तो वो क्या 1945 से शुरुआत हो गई थी WHO की, लेकिन स्टेबल कब हुआ 1948 में, ठीक। ऐसे ही ये शुरुआत कब हो गई थी 19 जनवरी 1956 को। ये क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ है भारत के द्वारा, ठीक है। उस समय भी ये कई बीमा कंपनियां थी, 245 थी, लेकिन अब तो बहुत सारी हर शहर में कई हैं। लेकिन जो मेनली जो हम LIC पढ़ते हैं ना वो 1 सितंबर 1956 को की गई। ओके, तो यहाँ पर जीवन बीमा के उद्देश्य क्या है, उपेक्षित देहाती इलाकों में जीवन बीमे के संदेश को पहुँचाना, मतलब देहाती इलाकों में जीवन बीमा के संदेश को पहुँचाना, प्रत्येक योग्य स्त्री पुरुष को जीवन बीमे की छत्र छाया में लाना, बीमेदार की कष्ट साध्य बचत को यहाँ पर क्या करना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो जो भी बीमेदार क्या होता है, जो भी कष्ट वगैरह होते हैं, कष्ट मतलब समझो कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है उनकी फैमिली काफ़ी परेशान होती है, समस्याएं होती हैं भाई, बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत सारी, खाने पीने की तक लाले पड़ जाते हैं जब घर का भूखिया ही ना रहे, ठीक है। तो उस समय ये पॉलिसी जो होती है हमें फ़ायदा देती हैं। ओके, अब जीवन बीमा का महत्व क्या है, जो हमें आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उनसे सुरक्षा मिल जाती है। जो हमारे दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं जो हम नहीं पूरे कर सकते उनको हम पॉलिसी के द्वारा पूरा कर लेते हैं। ओके, संपत्ति कर का प्रावधान,
होता है इनमें। आय कर से मतलब आय से जो आय कर लगते हैं ना, हमारी संपत्ति पे जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम उसमें दिखा देते हैं हमारा तो ऑलरेडी यहाँ पर इंश्योरेंस चल रहा है, उसमें पैसा देना पड़ता है हमें। ऋण सुविधाएं हो जाती हैं, लोन वगैरह में भी इंश्योरेंस लेने से सुविधा हो जाती है। वृद्धावस्था में सुरक्षा हो जाती है भाई पॉलिसी वगैरह होने से। अनिवार्य बचत जो होती है वो हमारी एक जगह सेव हो जाती है, मतलब बचत हो जाती है, ये अनिवार्य हो जाती है। जब आप पॉलिसी ले लेते हो तो ये जमा नहीं करोगे तो क्या है, आपके पॉलिसी बंद कर दी जाएगी, तो इसलिए आपकी अनिवार्य ज़बरदस्ती की बचत हो जाती है और आर्थिक सुरक्षा आपको इससे प्राप्त होती है। ठीक है। जीवन बीमा के प्रकार पूछे जाएं तो एक होता है आपका आजीवन बीमा, जो हमेशा के लिए ही होता है, आपके ना रहने पे आपको बच्चों को मिलता है। सीमित भुगतान आजीवन बीमा होता है। एक होता है बंदोबस्ती बीमा, एक होता है संयुक्त बीमा, एक होता है बहुउद्देशीय बीमा योजना। ये इसलिए ही मैंने इसके पॉइंट, ये नहीं अभी मैं जल्दबाजी में इसलिए पढ़ा रही हूँ, इसके पॉइंट्स ही मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये यही पूछा जाता है कि बीमा के प्रकार कौन है। ठीक है, 3 सही दे दिए, 1 गलत दे दिया, 3 सही दे दिए, 1 डी उपर्युक्त तो सभी दे दिया, तो ये पूछा ही ऐसा ही जाता है। तो इसीलिए मैंने इसका डिटेल लाकर, अब 1 घंटे की क्लास तो ये ऑलरेडी हो गई, अगर मैं ये सब पढ़ाने लगूँ कि 2-3 घंटे क्लास होगी ना, आप पढ़ पाओगे और मतलब नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त बीमा, बहुउद्देशीय बीमा योजना, चिकित्सा बीमा व दुर्घटना बीमा, अग्नि बीमा, घर का बीमा, ये सारे बीमे के प्रकार हैं। ठीक है, जीवन बीमा के प्रकार हैं, यहाँ पर हम बीमा कराते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर। ठीक है, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यह बचत योजना सन 1964 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जनता की बचत धनराशि को एकत्रित करके उद्योगों में लगाना। यूनिट एक प्रकार की अंश या पूंजी होती है। ठीक है, शुरुआत कब हुई है? 1964 में। किसके लिए हो रही है? मेन शब्द पकड़ो, मेन शब्द पकड़ना सीखो तभी तैयारी होती है। इसका क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, धनराशि को एकत्रित करके उद्योगों में लगाने के लिए, उद्योग धंधे डालने के लिए। ठीक है, इसका जो यूनिट का मतलब क्या है, अंश, मतलब पूंजी से होता है। ठीक है, इसे व्यक्ति अपने नाम से अपने साथ किसी के नाम को भी संलग्न करके भारतीय यूनिट ट्रस्ट से यूनिट खरीद सकता है, मतलब पैसे खरीद सकता है अपने नाम से, अपने दोस्त के नाम से, किसी के भी नाम से, अपने बच्चे के नाम से। एक यूनिट की कीमत 10 रुपये होती है और कम से कम एक बार में 100 यूनिट खरीद सकते हो, मतलब 10 रुपये की एक यूनिट की कीमत होती है, लेकिन आप 100 तक एक बार में खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूटीआई पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर यूटीआई के कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी हैं, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यूनिट 64, मास्टर शेयर, मास्टर प्लस, मास्टर गेन, मास्टर ग्रोथ, यूलिप, चाइल्ड गिफ्ट स्कीम, राज्य लक्ष्मी स्कीम अगर पूछी जाए किसकी है तो इसी की है। इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान, यूटीआई महिला स्कीम, ये सारे यूटीआई के ही हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जीपीएफ की, सामान्य भविष्य निधि की, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये पूछा जाता है ये कब आया, ये 1965 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इनकी आय के एक हिस्से की कटौती करके सामान्य भविष्य निधि खाते में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये अनिवार्य बचत है और कर्मचारियों की इच्छा हो या ना हो इसकी आय का एक हिस्सा सामान्य भविष्य निधि खाते में डाल दिया जाता है। मतलब शुरुआत कब हुई है? 1965 में हुई है। ये जीपीएफ है जो किसके लिए? सरकारी कर्मचारी का, जो काटा जाता है ये वही है। इसको पेज मैंने इसीलिए डाली है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ जो होती है पता होनी चाहिए और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि क्या होता है? किसी फैक्ट्री या संस्थान में कार्य करने वाले, बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछा जाएगा, अंदर जाके जा रहा नहीं। और इसकी डेट अगर दी हो बहुत पढ़ लो। किसी फैक्ट्री या संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि खाते की सदस्यता प्रदान की जाती है। ऐसी फैक्ट्री या संस्थान जिसमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, कितने? 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है और इसकी स्थापना को कम से कम 5 वर्ष हो गए हों, 20 से अधिक कर्मचारी हो, 5 वर्ष से अधिक जो आपका ये फैक्ट्री है इसको बने हो गया हो, मतलब काम करते हो गया हो। ठीक है, जिसने अपनी स्थापना के 3 वर्ष पूरे कर लिए हों और उसमें 50 या इससे अधिक लोग काम कर रहे हों। इस प्रकार की फैक्ट्री या संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिक या कर्मचारी ने कम से कम 60 दिन तक काम किया हो तो वह कर्मचारी भविष्य निधि को सदस्यता, परिवार पेंशन और जमा से जुड़ा बीमा योजना। मतलब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, बच्ची थोड़ा परेशान हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी में पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये बस एक शेयर्स रह गया है, इसको आप थोड़ा देख लो। मैं वीडियो रोक दे रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं जल्दी से इतना रोक दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अपने बाबा के पास चली गई, अब वो चिल्लाने लगते हैं फिर बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये इतना ही है। ठीक है, तो एंड करती हूँ वीडियो को।